बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं एफएससी सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स। और एफएससी सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी है दूसरा चैप्टर, और फिर इसी तरह चलते जाएं तो एंड वाला चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। और आज हम लास्ट चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, और लास्ट चैप्टर से इससे सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे। रिवर्स ऑर्डर में इसको हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये अक्सर होता है कि न्यूक्लियर एंड वाले चैप्टर जो होते हैं वो रह जाते हैं, तो ये हमने पहले पढ़े होंगे तो अच्छा होगा। इसमें से ये बीएससी का पोर्शन जो होता है वो भी आ रहा होता है, तो ये अक्सर स्टूडेंट छोड़ जाते हैं और ये लेट होने की वजह से भी है, तो हम इसको पहले शुरू करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इस बुक का जो पहला चैप्टर है वो तो अक्सर सब ने अच्छी तरह से पढ़ा भी होता है, इवन एफएससी में भी अच्छी तरह से पढ़ा होता है। तो इसको हम स्टार्ट लेंगे न्यूक्लियर फिज़िक्स से, फिर 19 चैप्टर पे आएंगे, फिर 18 पे आएंगे, फिर इसी तरह रिवर्स ऑर्डर में चलते चलते इसके 12 चैप्टर पे आ जाएंगे। ठीक है, सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर 12 है। तो शुरू लेते हैं। इसमें फ़र्स्ट देखने लगे मास डिफेक्ट। ठीक है, तो मास डिफेक्ट से हम इसको पढ़ते हैं। मास डिफेक्ट कहते हैं डिफरेंस ऑफ मास को। डिफेक्ट से ये आपको लग रहा है कि ये हम डिफरेंस लेंगे, जैसे इस फार्मूले में देखें, ये न्यूक्लियस का मास है और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास है। इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो मास में डिफरेंस आता है, जिसको हमने डेल्टा एम से लिख दिया। ये जो मास में डिफरेंस आ रहा है, इस मास के डिफरेंस को हम मास डिफेक्ट कहते हैं। ऐसा क्यों आता है इसको हम देखेंगे अभी। तो ये देखें, इसको इधर क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस एंड सम ऑफ मैसेस ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को कहते हैं। और आगे लिखा हुआ है दिस मिसिंग मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी टू मेक न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये मिसिंग मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में, यानी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन ये आपने लिखा हुआ है बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, यानी ये वही फार्मूला है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये जो मिसिंग एनर्जी, ये जो मिसिंग मास होगा यहाँ पे हम पुट कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सी से। सी कितना होता है 3×10⁸, और इसका स्केल ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आपने शॉर्टकट करना है तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि इधर हम क्या लिख लें, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लें। ये शॉर्टकट वे है इसको कन्वर्ट करने का, नहीं तो आपको जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए एक स्टेप अलग से करना पड़ता है और लेंथी हो जाता है। तो ये शॉर्टकट है, आप इसी को ही फॉलो करें। क्या है 931 आ रहा है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया डेल्टा एम से। डेल्टा एम हमें जो भी आएगा मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। अब ऊपर जो लिखा ना, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी टू मेक न्यूक्लियस। जब दो न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स मिलते हैं ना, तो कुछ एक्स्ट्रा मास जो आता है उनका वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो मिलकर न्यूक्लियस बना देते हैं। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस ये काम हो रहा होता है कि दो जितने भी हैं 10 12 5 2 3 जितने भी हैं वो न्यूक्लियॉन्स मिलेंगे, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, उनका एक्स्ट्रा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और सारे न्यूक्लियस भी बन जाता है। अच्छा, ये हमने देख लिया बाइंडिंग एनर्जी, और आगे ये याद रखनी है हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी 28.2 है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा 10⁻6 को कहते हैं, और हाइड्रोजन ड्यूट्रियम है ये। ठीक है, ड्यूट्रियम की H12 की है 2.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाइंडिंग एनर्जी ये मैस नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। ये कैपिटल ए मैस नंबर है। ठीक है, जैसे मैस नंबर बढ़ता जाएगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। और सबसे ज़्यादा किसकी है, आयरन की बाइंडिंग पर न्यूक्लियन मैस आयरन की होती है। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है, इसको देख लें। फिर इधर आ जाएं, ये कितनी होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन्स जिसको पढ़ते हैं, ए को न्यूक्लियॉन्स कह रहे हैं। और डिक्रीजेज होती है डिक्रीज टिल 7.6, और 7.6 तक डिक्रीज होती है पर न्यूक्लियन, और पर 7.6 किसकी है, यूरेनियम की है। और एवरेज बाइंडिंग एनर्जी इधर लिखी हुई है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और मैक्सिमम कितनी है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ग्राफ दिया हुआ है एफएससी बुक से, वहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास आ रहा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लाइट एटम इज़ वेरी लार्ज, दैट इज़ वाई दे आर स्टेबल। ठीक है, तो लाइट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लाइट एटम्स
जो हल्के एटम्स होते हैं, जैसे जिनके एटॉमिक नंबर कम होते हैं, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, जिनके एटॉमिक नंबर बहुत कम है उनको लाइट एटम्स कहते हैं। वो वेरी स्टेबल होते हैं, ठीक है। उनकी रीज़न भी बताई हुई है। जो ही उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, मतलब उनको ब्रेक यानी स्प्लिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाइंडिंग एनर्जी, अगले पॉइंट पे आ जाए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हैवी एटम इज़ स्मॉल, दैट इज़ वाई दे आर लेस स्टेबल। जो हैवी एटम्स होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, उनको एनर्जी दें, कम एनर्जी पे भी वो स्प्लिट अप हो जाते हैं। और जैसे यूरेनियम है, फिर एज़ कम्पेयर टू यूरेनियम जो है आयरन के कंपेयर करें तो यूरेनियम जल्द स्प्लिट हो जाता है और आयरन स्टेबल ज़्यादा है तो ईज़िली स्प्लिट नहीं होगा। अच्छा, इसमें आ जाए हम नेक्स्ट, एलिमेंट विद टर्म मास नंबर 56 आर अनस्टेबल बिकॉज ऑफ सरफेस इफेक्ट। जो 56 से कम है वो अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ सरफेस इफेक्ट। एलिमेंट्स विद मास नंबर ग्रेटर दैन 56 आर आल्सो अनस्टेबल बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर रिपल्शन। जो 56 से ज़्यादा हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस रिपल्शन होती है प्रोटॉन की। और जो 56 से लेस हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं क्योंकि उनकी सरफेस इफेक्ट आ रहा होता है। और जो कहा जाता है ना एटॉमिक न्यूक्लियस, जो 82 से कहा जाता है एक्चुअली में, 82 से जो ज़्यादा है वो रेडियो एक्टिव रेडिएशन इमिट कर रहे होते हैं, नेचुरल रेडिएशन इमिट कर रहे होते हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा। तो वो 82 पे ग्रेटर दैन 82 वो क्या होता है, वो नेचुरली फिर उनमें न्यूक्लियस के अंदर इतनी रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है कि वो नेचुरली फिर क्या करते हैं, वो खुद ही स्प्लिट अप हो सकता है, या उनके अंदर क्या हो जाता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स आ जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, रेडिएशन इमिट होना शुरू हो जाती है, रेडियो एक्टिविटी शुरू हो जाती है। पैकिंग फ्रैक्शन, बाइंडिंग फ्रैक्शन, ठीक है, तो इसको देखते हैं अब हम। बाइंडिंग फ्रैक्शन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स पढ़ेंगे इसको। बाइंडिंग फ्रैक्शन है BFR, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस पढ़ेंगे BE और A को। आयरन Fe हैव हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी। जो आयरन है उसकी बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास हाईएस्ट है, 8.8 मैक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब रेडियो एक्टिविटी को देख लेते हैं। हेनरी बैकरल डिस्कवर्ड इट है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई क्या है, न्यूक्लियाई हैविंग ग्रेटर दैन 82 आर अनस्टेबल एंड इमिट रेडिएशन। रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना ऑफ एमिटिंग रेडिएशन अल्फ़ा बीटा गैमा। अल्फ़ा ये हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, इसको हीलियम 24 से भी रिप्रेजेंट हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हीलियम 24 लिखा हुआ है, ये अल्फ़ा हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। हीलियम के न्यूक्लियाई होने का मतलब ये होता है कि ये हीलियम के न्यूक्लियस में भी 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और जैसे हीलियम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसी तरह अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा में भी क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो इसी तरह अल्फ़ा में भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड बेंड टूवर्ड्स पॉजिटिव पोटेंशियल। इट हैज़ +2e चार्ज एंड मास 4, ठीक है। ये लिखा हुआ ना, सिंबल है इसका। 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉन मीन एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक या जिसको चार्ज नंबर हम कहेंगे इधर। चार्ज नंबर क्या है, 2 है, यानी प्रोटॉन नंबर 2 है, और मास नंबर कितना है, 4 है। और इट इज़ न्यूक्लियर फॉर हीलियम विदाउट 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और इसमें कहता है इट इज़ 7000 टाइम्स मैसिव दैन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये याद रखना है, मैट्रिक में भी है, FSA में भी है। इट इज़ 7000 टाइम्स ग्रेटर, अल्फ़ा इलेक्ट्रॉन्स से 7000 गुना ज़्यादा होता है मैसिव। ड्यू टू मोर मैस इट्स पेनिट्रेशन लेस, मतलब मैस ज़्यादा है तो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा होता, किसी के अंदर से मटीरियल के अंदर पास नहीं कर रहा होता, बहुत कम पास करता है। आगे कहता है इट्स आयोनाइजेशन ड्यू टू कोलम सब्ट्रैक्शन इज़ मोर देन कुलियन। तो ये कुलियन करने की बजाय क्या करता है कि ये दूर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेता है किसी एटम से। तो आयोनाइजेशन है जो
आयनाइजेशन ड्यू टू कोलम्स अट्रैक्शन है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से किसी को, ये अल्फा पॉजिटिव है, एटम के इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को ये दूर से निकालेगा विदाउट कोलिजन। ड्यू टू मोर इंटरेक्शन प्लस 2e, ये जो हमारे पास पॉजिटिव 2e ये इसका चार्ज है, ठीक है, और इट्स आयनाइजेशन पाथ इज स्ट्रेट एंड कंटिन्यूस एंड डू मोर आयनाइजेशन, ठीक है, और इसका पाथ जब भी पास करते हैं तो स्ट्रेट होता है और इसकी आयनाइजेशन ज़्यादा हो रही होती है, और जो ज़्यादा आयनाइजेशन करता है उसका पाथ कम होता है। यूँ कहने के पाथ आयनाइजेशन के इन्वर्स होता है, क्योंकि एनर्जी लॉस हो जाती है आयनाइजेशन में तो पहले स्टे कर जाते हैं। अच्छा, ड्यू टू मोर इंटरेक्शन लूसेस एनर्जी एंड इट्स रेंज इज स्मॉल, ये वही बात अभी जो कि रेंज डिस्टेंस को ही कहते हैं, पाथ को कहते हैं, और एनर्जी लूज ज़्यादा होगी तो पाथ रेंज कम हो जाएगी। ईच कोलिजन लूजेज 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, हर कोलिजन में वो कितनी एनर्जी लूज़ कर रहा होता है, अल्फ़ा 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लॉस कर रहा होता है। ऑन स्पेंडिंग ऑल इट्स एनर्जी इट अब्जॉर्ब 2e फ्रॉम एयर एंड बिकम्स हीलियम एटम्स, तो इस कहता है कि जब वो सारी एनर्जी अपनी यूज़ कर लेगा तो फिर एयर से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा हीलियम, फिर उसके बाद ये हीलियम एटम में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर बीटा पार्टिकल में आ जाए इलेक्ट्रॉन्स हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड बेंड्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, इट हैज़ -1 चार्ज एंड ज़ीरो मैस, इसको कहेंगे ज़ीरो मैस नंबर कहेंगे, ज़ीरो मैस नहीं कहेंगे इसको, ज़ीरो मैस नंबर है मतलब ये पार्टिकल है, न्यूक्लियस नहीं रखता, तो मैस तो होता है इसका, मैस कितना होता है ये आगे मेंशन भी है, कितना है 1.6 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, यानी ये जितना इलेक्ट्रॉन का मैस होता है उतना ही बीटा पार्टिकल का मैस होता है। इट इज़ फास्ट इलेक्ट्रॉन्स और पोस्ट्रॉन कमिंग आउट ऑफ न्यूक्लियस, ये जो बीटा पार्टिकल होते हैं ये दो तरह के होते हैं, बीटा नेगेटिव भी लिखते हैं और बीटा पॉजिटिव भी लिखते हैं। बीटा नेगेटिव यानी इनको हम इलेक्ट्रॉन्स कह देंगे, और जो बीटा पॉजिटिव होंगे इनको हम पॉजिट्रॉन कह देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स को भी कहते हैं और पॉजिट्रॉन को भी कहते हैं। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का इतना ही फ़र्क है कि इन दोनों का, इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का मैस इक्वल होता है, जस्ट चार्ज ऑपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड में भी सेम होता है, साइन सिंबल में, साइन में नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है। अच्छा, पॉजिट्रॉन का पॉजिटिव होगा चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होगा। इट कैन प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस, बीटा पार्टिकल क्या करते हैं, फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ड्यू टू ज़ीरो मैस इट्स पेनिट्रेशन इज़ मॉडरेट होती है पेनिट्रेशन, मतलब ना ज़्यादा ना कम करते हैं। ड्यू टू लेस इंट्रैक्शन इट्स आयनाइजेशन पाथ इज़ ब्रोकन एंड zigzag एंड डू लेस आयनाइजेशन, पेनिट्रेट चूँकि ये कम करते हैं, आयनाइजेशन कम करते हैं, मैस कम होता है, मैस एक्चुअली कम होने की वजह से इनका zigzag पाथ आता है, यानी मैस का में टक्कर करेगा, कोलाइड करेगा, रास्ता चेंज कर लेगा, zigzag पाथ आ जाएगा, और क्या होगा, लेस आयनाइजेशन होगी, क्योंकि इनमें एनर्जी भी कम होती है, इनका चार्ज भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा। इट्स आयनाइजेशन इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन और अट्रैक्शन, तो ये भी आयनाइजेशन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से या अट्रैक्शन से कर सकते हैं। जो अल्फ़ा का बताया था, अल्फ़ा कोलिजन से भी कर सकता है और किससे कर सकता है, अट्रैक्शन से भी कर सकता है। और बीटा पार्टिकल का क्या इधर बताया, ये अट्रैक्शन और रिपल्शन से कर सकता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ये रिपल्शन से कर सकते हैं, और ये कोलिजन से भी कर सकता है। बीटा अगर डायरेक्ट किसी को कोलाइड करे तो वहाँ पे कोलाइड इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करके उसको यहाँ से आउट कर सकता है। तो ये हमने आगे इधर क्या लिखा हुआ है, आयनाइजेशन ड्यू टू हेड ऑन कोलिजन इज़ वेरी रेयर, मतलब जो डायरेक्ट कोलिजन होती है ना उसकी इलेक्ट्रॉन वो वेरी रेयर होती है, लेकिन होती है ये भी। ड्यू टू लेस इंटरेक्शन लूजेस स्मॉल एनर्जी एंड इट्स रेंज इज़ मॉडरेट एंड रेंज ऑफ बीटा इज़ 100 टाइम्स मोर देन अल्फ़ा, ठीक है। तो इसकी बीटा की रेंज जो है अल्फ़ा से 100 टाइम्स ज़्यादा होती है।
गैमा को देख लेते हैं और ये गैमा को पढ़ के आज का तो लेक्चर एंड करते हैं, फिर कल बाकी देखेंगे हम, ठीक है। और इसमें है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी फोटॉन्स होते हैं हैविंग नो चार्ज एंड मैस। फोटोन का कोई चार्ज नहीं होता, कोई मैस नहीं होता। इट इज़ बेंड टूवर्ड्स पोटेंशियल मैग्नेट, कि ये क्या करती हैं टूवर्ड्स, ये बेंड नहीं करती, यानी इन पे कोई चार्ज नहीं है तो ये बेंड नहीं करेंगी, ना ही मैग्नेट की तरफ और ना ही किसी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की तरफ बेंड नहीं करती क्योंकि चार्ज लेस है। इट हैज़ शॉर्ट लैम्डा एंड एक्स-रे देन एक्स-रे, मतलब इनकी वेवलेंथ क्या गैमा रेज की क्या होती है, एक्स-रे से भी कम होती है। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं गैमा रेडिएशन के। तो इनका ना स्पेक्ट्रम होता है, वो भी आपसे मैं शेयर करूँगा। तो अभी ये पढ़ते हैं नेक्स्ट। ड्यू टू ज़ीरो मैस हैज़ मैक्सिमम पेनिट्रेशन, क्योंकि मैस ही नहीं होता तो ये किसी भी मटेरियल में सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है। मैस होने से कुलीन होती थी तो कम होती थी, इसमें तो मैस ही नहीं है, कुलीन के चांसेस बहुत कम है। ये इसके अंदर एनर्जी है, एनर्जी ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाती है। ड्यू टू ज़ीरो चार्ज मेक्स नो डेफिनेट ट्रैक्स अलॉन्ग द पाथ एंड डू नो आयोनाइजेशन। कहता है कि इसमें चार्ज ज़ीरो होता है और इसमें जो पाथ होता है वो नॉट डेफिनेट पाथ, ठीक है। मतलब कोई डेफिनेट पाथ नहीं होता इसकी ना। हम जब विल्सन क्लाउड चैम्बर और 3 डिवाइसेस हैं, गीगर मूलर डिवाइस है, ठीक है, और इनसे जब हम देखते हैं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, हम जब ये देखते हैं ना विल्सन क्लाउड चैम्बर से, तो इसके पास जो आते हैं ना ये इस तरह शेड बन रही होती हैं। इसको मैं अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रा करके बता दूँ कि इसका पाथ किस तरह से होता है। अगर इसके पाथ को देखें तो वो लाइंस कुछ यूँ होती हैं। इसका जो पाथ है ना वो हम यूँ कह सकते हैं, ये नॉट डेफिनेट पाथ है, इस तरह से बन रहा होता है। ये हमें डिवाइस बताती है कि इस तरह के, इसको हम कहते हैं नॉट डेफिनेट पाथ। ये आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है, उधर ये बुक्स में शो किया हुआ है। जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं ना उसके ये स्ट्रेट लाइन्स आती हैं, ये इस तरह स्ट्रेट लाइन आती है और ये थिक होती हैं, मोटी लाइन्स होती हैं। अगर बीटा की बात करें तो बीटा के लिए यूँ जिग जैग लाइन आती हैं, और ये जो जिग जैग लाइन होती है ना ये भी स्प्लिट होती हैं, मतलब टूटी हुई होती हैं। इनमें डिसकंटिन्यूस पैटर्न होता है, ये कंटिन्यूस नहीं होता। ये जो मैं बता रही हूँ अल्फ़ा के लिए और ये बीटा के लिए और ये वाली गैमा के लिए, जिसको नॉट डेफिनेट पाथ हम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इसमें कि कैसे ये काम कर रही होती हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसमें देख लेते हैं इसके जो पॉइंट्स आ रहे हैं। इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है वो कहता है ड्यू टू ज़ीरो इंट्रैक्शन हैज़ मैक्सिमम एनर्जी एंड इट्स रेंज इज़ मैक्सिमम, ठीक है। इट लूजेस इट्स एनर्जी बाय डूइंग, कितनी एनर्जी लूज़ करता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, ये अपनी एनर्जी लूज़ करता है, PEE फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, और एनर्जी कितनी हो तो ये लूज़ करता है 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन से लेस हो तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहा होता है। और कॉम्पटर इफेक्ट कब कर रहा होता है, जब एनर्जी 0.1 से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। और पेयर प्रोडक्शन कब कर रहा होता है, जब एनर्जी क्या हो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर हो, ठीक है। ये डिफरेंट इफेक्ट कर रहा होता है, फोटोइलेक्ट्रिक, कॉम्पटर इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन कर रहा होता है। तो इसमें बताया गया है कि जब भी इसकी एनर्जी 0.1 से क्या होगी, लेस होगी, तो ये मतलब लो एनर्जी पे है। ये ना आपकी एफएससी की बुक में रेंज लिखी हुई है, तो एफएससी की बुक रेंज लिखी हुई है, उसके मुताबिक जो रेंज हमें दी हुई है ना वो ये जो हमारी रेंज है वो 1.02 है ना, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन से लेस जो होगी वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कह देते हैं, और जो इंटरमीडिएट है, ठीक है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन से और 1 तक, लेस दैन 0.5 और लेस दैन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन, वो सारी कॉम्पटर इफेक्ट। और इसमें जो बाकी हो रही होती है, अगर एग्जैक्ट बताऊँ तो जो एफएससी की बुक के अकॉर्डिंग वैल्यूज लिखी हुई हैं वो है लेस दैन 0.5 अगर होगी एनर्जी तो हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर ग्रेटर दैन 1.02 होगी तो फिर प्रोडक्शन होगा, यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। और इनके इंटरमीडिएट होगी
यानी 0.5 और 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान होगी तो फिर क्वांटम इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हमने इंटरेक्शन देख लिया आज अल्फ़ा बीटा गैमा का। तो इससे आगे जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसको। न्यूक्लियर फिज़िक्स को तो ख़त्म करेंगे, जो पॉइंट्स इस नोट्स में नहीं होंगे इंशाल्लाह वो एमसीक्यू जब एंड पे करेंगे उधर क्लियर हो जाएंगे। तो ये इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करके फिर हम बीएससी की तरफ चलेंगे। बीएससी और एमएससी हमने शुरू की हुई है और एमएससी के 3 लेक्चर हो गए हैं, उसको भी आगे मैं मज़ीद कंटिन्यू करता हूँ। तो कुछ मसरूफियत की वजह से मैं नहीं बना सका लेक्चर कल के दिन। ठीक है, और टेस्ट आज से इंशाल्लाह वो भी शुरू होंगे, टेस्ट 6 से शुरू होगा, सिलेबस उसका मैंने अपलोड किया हुआ है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।